हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं ऑडिट एंड अकाउंटिंग का एक टॉपिक है। टॉपिक का नाम है हमारे उत्तरदायित्व और सामाजिक लेखांकन। अंग्रेजी में जिसे कहेंगे रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सोशल अकाउंटिंग। उसके बारे में बातचीत करते हैं। सबसे पहला टॉपिक रहेगा इसमें हमारा उत्तरदायित्व लेखांकन किसे कहते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग किसे कहते हैं। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, लेखांकन की तकनीकों में परिवर्तन के फलस्वरूप क्या जो लेखांकन की तकनीकें हैं उनमें परिवर्तन के फलस्वरूप क्या हुआ है, वर्तमान समय में वृहद स्तर पर मतलब बड़े स्तर पर कार्यरत जो व्यावसायिक उपक्रम है, जो हमारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनमें उत्तरदायित्व लेखांकन एक प्रचलित तकनीक मानी गई है। क्यों? क्योंकि पहले तो क्या कंपनियां छोटी छोटी होती थी, अब कब क्या है कंपनियां बड़ी बड़ी होती जा रही है। तो पहले जो तकनीकें उसमें काम में आती थी अब उनसे उनके अंदर पार नहीं पड़ रही है, तो इसलिए उसमें काफ़ी सारे परिवर्तन किए गए। अब बात करें इसीलिए उत्तरदायित्व लेखांकन को इसके अंदर बहुत सारा चेंज करना पड़ा। सबसे पहला आता हमारा क्या, इसकी परिभाषा। तो ये बी नहीं है, ए है। तो अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन है, ए, उसके अनुसार इसकी क्या परिभाषा रहेगी जो हमारी उत्तरदायित्व लेखांकन की। तो वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत पूर्व निर्धारित कार्यों को पूरा करने की जो परिणाम है इसकी जानकारी विकेंद्रित रूप से हस्तांतरित की जाती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, उत्तरदायित्व लेखांकन कहेंगे। उत्तरदायित्व लेखांकन किसे कहेंगे, वो प्रक्रिया जिसके अंतर्गत पूर्व निर्धारित कार्यों को, जो पहले से कार्य निर्धारित किए गए हैं उनको पूरा करने के परिणामों की जानकारी कि पूरा हुए या नहीं हुए, उनकी जानकारी विकेंद्रित रूप से विकेंद्रित रूप से हस्तांतरित की जाती है, मतलब टुकड़ों में हस्तांतरित की जाती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, उत्तरदायित्व लेखांकन कहते हैं। मतलब अलग अलग तरह के डिसीजन लिए आपने, वो डिसीजन पूरे हुए या नहीं हुए, तो उनके बारे में बताया जाता है उत्तरदायित्व लेखांकन के अंदर। क्यों? क्योंकि हो सकता है ओवरऑल आपका डिसीजन पूरा नहीं हुआ, कंपनी लाभ में ना हो, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे डिसीजन ही गलत हो गए हों। तो इसमें हो सकता है 10 डिसीजन लिए गए हों जिसमें से 5 डिसीजन सही और 5 डिसीजन गलत हो। गलत का मतलब जिनसे कंपनी को फ़ायदा ना हुआ हो। तो इसमें क्या 10 प्रकार के डिसीजन अलग अलग तरीके से बताए जाते हैं ताकि पता रहे कि किस में काम करना है। तो ये कौन बताता है, हमारे अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन। फिर दूसरा आता है हिक्स के अनुसार, ये हिक्स के अनुसार बी नंबर है, ये बी है। तो बी के अनुसार हिक्स के अनुसार देखें, हिक्स के साहब क्या कहते हैं कि विभिन्न विभागों के द्वारा क्या कंपनी के अंदर बहुत सारे विभाग होते हैं, तो बहुत सारे विभागों के द्वारा किए गए कार्यों की समयानुसार जानकारी प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, उत्तरदायित्व लेखांकन कहलाता है। कि जैसे हमारी कंपनी होती है, छोटी छोटी कंपनी में तो क्या होते हैं, छोटी छोटी कंपनियों में लोग भी कम ही होते हैं, तो कम लोग ही सारे काम देख लेते हैं। लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं तो उसके अंदर क्या होता है, पर्टिकुलर आदमी को पर्टिकुलर कार्य दिया जाता है। क्या होता है कि किसी निश्चित व्यक्ति को निश्चित कार्य दिया जाता है, सबको सारे कार्य नहीं दिए जाते। इसलिए क्या होते हैं, बहुत सारे विभाग बना दिए जाते हैं। जैसे एचआर मैनेजमेंट, एचआर विभाग, बहुत सारे कार्य विभाग बना दिए जाते हैं और उनको अपने अपने कार्य दिए जाते हैं, उनसे संबंधित वो कार्य करते हैं। तो हिक्स क्या कहते हैं, विभिन्न विभागों के द्वारा किए गए कार्यों की समयानुसार जानकारी प्रदान करना ही उत्तरदायित्व लेखांकन कहलाता है। अब उत्तरदायित्व लेखांकन की प्रक्रिया में क्या है, संस्था में निम्नलिखित केंद्रों का गठन किया जाता है। तो इसमें 4 केंद्र है जिनका गठन किया जाता है हमारे उत्तरदायित्व लेखांकन की प्रक्रिया के दौरान। पहला केंद्र आता है लागत केंद्र, जिसे क्या कहते हैं, कैश सेंटर या लागत केंद्र की बात करें तो संस्था में विभिन्न गतिविधियों को संचालित करने में जो खर्चा वहन किया जाता है कि बिना पैसे के तो कोई भी कंपनी काम ही नहीं कर सकती। तो संस्था में विभिन्न गतिविधियों को संचालित करने में जो खर्चा वहन किया जाता है उसे लागत कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, लागत कहते हैं। और इसी क्रम में संस्था का वह केंद्र जो लागत निर्धारण, लागत वर्गीकरण, लागत लेखांकन और लागत नियंत्रण के लिए उत्तरदायित्व होता है, उसे क्या कहते हैं, लागत केंद्र कहते हैं। तो लागत केंद्र में क्या है कि भाई किसी चीज़ में कितनी लागत आएगी, कैश की बात करते हैं, कितना पैसा, तो पैसे से संबंधित काम करते हैं लागत से संबंधित। तो कैश सेंटर मतलब लागत केंद्र। तो इसमें लागत निर्धारण, लागत वर्गीकरण, लागत लेखांकन, लागत नियंत्रण, इन सब से संबंधित कार्य किए जाते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, लागत केंद्र कहेंगे। फिर आता हमारा आगम केंद्र, जिसे कहते हैं रेवेन्यू सेंटर। क्या कहते हैं, रेवेन्यू सेंटर या फिर आगम केंद्र। तो किसी विशिष्ट समयावधि में संस्था जिन गतिविधियों से आय प्राप्त करती है, भाई कोई विशिष्ट समय अवधि है तो उसमें संस्था क्या बहुत सारी गतिविधियां होती है जिनसे वो आय प्राप्त करती है, उसे लेखांकन की भाषा में आगम कहते हैं। कि रेवेन्यू मतलब पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है, तो उसकी बात करते हैं, उसे आयाम आगम कहते हैं, आयाम नहीं कहते। ये आगम शब्द, आयाम गलत लिखा हुआ, आगम है ये।
थोड़ा सा डार्क हो गया, लेकिन आप इसे आयाम नहीं मानेंगे, आगम कहेंगे, तो उसे लेखांकन की भाषा में आगम कहते हैं। संस्था में स्थापित आगमन केंद्र के द्वारा संस्था की कुल आय को वर्गीकृत और लेखांकित किया जाता है कि कंपनी को पैसे कहाँ कहाँ से मिलते हैं, ताकि भविष्य में क्या आय में वृद्धि का निर्धारण किया जा सके कि हमें कहाँ कहाँ से पैसे प्राप्त करने, इसका निर्धारण कर सके। तीसरा केंद्र आता है हमारा कौन सा, निवेश केंद्र, जिसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट सेंटर। निवेश केंद्र की बात करें तो कंपनी में क्या होता है, वर्तमान के साथ साथ भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, क्या वर्तमान के साथ साथ भविष्य को सुरक्षित करने के लिए संस्था के द्वारा निवेश की गतिविधियां भी की जाती है। संस्था के द्वारा क्या किया जाता है, निवेश की गतिविधियां की जाती है, जिसके लिए उपलब्ध विकल्पों में से बेहतर विकल्प का चयन करना और निवेश की नीतियों का निर्धारण करने वाला केंद्र क्या कहलाता है, निवेश केंद्र कहलाता है। तो बेहतर विकल्पों का चयन करना और निवेश की नीतियों का निर्धारण करने वाला केंद्र क्या कहलाता है, निवेश केंद्र कहलाएगा। तो निवेश की बात आती है, इन्वेस्टमेंट की। चौथा आता हमारा लाभ केंद्र, तो हमें कंपनी के सेंटर देख रहे हैं। चौथा आता कौन सा, लाभ केंद्र, प्रॉफिट सेंटर, जिसकी बात करें तो आगम की लागत पर आधिक्य ही लाभ कहलाता है। आगम की लागत पर जो आधिक्य होता है उसे लाभ कहते हैं, कि जितना आपने पैसा खर्च किया है उससे ज़्यादा यदि पैसा आपको प्राप्त हो जाए तो जितना ज़्यादा पैसा आपको प्राप्त हुआ वही आपका लाभ है। इसी संदर्भ में संस्था का वह केंद्र तो लाभों के नियोजन, लाभों के निर्धारण और विधिवत रूप से लाभों के लेखांकन के लिए उत्तरदायी होता है। क्या होता है, विधिवत रूप से क्या होता है, लाभों के निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे लाभ केंद्र कहते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, लाभों की में वृद्धि के सुझाव देना होता है, जिसका कि हमें कैसे कैसे कार्य करना है जिससे हमारे लाभ बढ़े। तो इस तरह हमने उत्तरदायित्व केंद्रों की बात की। तो ये 4 केंद्र थे, कौन कौन से, एक तो हमारा लागत केंद्र था, दूसरा आगम केंद्र, लागत केंद्र मतलब कैश सेंटर, दूसरा आगम केंद्र मतलब रेवेन्यू सेंटर, तीसरा निवेश केंद्र मतलब इन्वेस्टमेंट सेंटर, और चौथा लाभ केंद्र मतलब प्रॉफिट सेंटर। परीक्षा में क्वेश्चन आए हुए हैं, ये बता देते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन था हमारा उत्तरदायित्व और लेखांकन के संदर्भ में 4 उत्तरदायित्व केंद्रों के बारे में बताइए। फिर 2016 के अंदर आया था उत्तरदायित्व लेखांकन का अर्थ और उत्तरदायित्व केंद्रों के नाम लिखिए। तो 2016 में आया था, वो 2021 में आया था क्वेश्चन, RS मेंस है। फिर बात करें उत्तरदायित्व लेखांकन के लाभ क्या है, गुण क्या है, उद्देश्य क्या है। तो ये 1 नंबर से शुरू होगा, ये यहाँ 1 नंबर से शुरू मानना है इसको, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। सीरीज गलत हो जाती कभी कभी। कर्मचारियों और अधिकारियों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास करना। पहला उद्देश्य तो ये होता है कर्मचारियों के और अधिकारियों के उत्तरदायित्व की भावना का विकास करना। क्यों, क्योंकि व्यक्ति को यदि सारा काम दे दिया जाएगा तो वह काम करने से मना भी कर सकता है। क्यों, क्योंकि सभी व्यक्ति सभी चीज़ों के अंदर एक्सपर्ट नहीं होते हैं। तो व्यक्ति को क्या है, ये भावना होनी चाहिए कार्य विभाजन की, कि जो व्यक्ति जिस चीज़ में एक्सपर्ट होता है उससे वही कार्य कराया जाए। तो कर्मचारियों अधिकारियों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है। इससे निष्पादित कार्यों की पारदर्शिता में वृद्धि होती है। कमजोर क्षेत्रों की पहचान होती है। इससे क्या होता है, कमजोर क्षेत्रों की पहचान होती है। छल और कपट की कम संभावना रहती है। प्रबंधकों की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। क्या होता है, प्रबंधक होते हैं, मैनेजर होते हैं, उनकी कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। और भावी नीति निर्माण में सहायक होता है, मतलब भविष्य की जो नीति बनानी है उसमें बहुत ज़्यादा सहायता करता है। बात करें उत्तरदायित्व लेखांकन की कुछ कमियां, दोष या हानियां भी होती है। वो क्या है, केवल जो वृहत आकार की संस्थाएं हैं उनके लिए काम आता है। क्या वृहत आकार की जो संस्थाएं हैं उनके लिए काम आता है। छोटे के लिए इतना पैसा कहाँ से लाएंगे कि एक एक काम के लिए एक एक आदमी लगा दे। यहाँ कहते हैं आदमी नहीं, डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा। जो छोटी छोटी दुकानें चलाते हैं वो तो डिपार्टमेंट कहाँ से बनाएंगे। समय और धन का अपव्यय होता है। क्यों, क्योंकि वो जो आदमी लगाएंगे उनको तनख्वाह भी देनी पड़ेगी, कुर्सी वुर्सी सब चीज़ सारे काम करने पड़ेंगे। फिर बात करें लेखांकन की, यह शाखा केवल उत्तरदायित्व निर्धारण करती है, बाकी काम तो उनको खुद को ही करना है। अत्यधिक कार्यभार के चलते कर्मचारी कार्यकुशलता में कमी आती है। क्यों, क्योंकि इनके पास काम बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए इनकी कार्यकुशलता में कमी आती है। विभागीय समन्वय में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है, जिससे क्या उद्देश्य प्राप्ति करने में दिक्कत आती है। और असत्य सूचनाओं के हस्तांतरण से क्या, जो बेकार की झूठी सूचनाएं होती है उनको ट्रांसफर करने से वास्तविक स्थिति को समझ पाना बहुत कठिन होता है। तो ये हमारी उसकी कमियाँ है उत्तरदायित्व लेखांकन की। तो बात करें परीक्षा में आया क्वेश्चन है कि उत्तरदायित्व लेखांकन की कोई दो सीमाओं के बारे में बताओ। तो 2016 में क्वेश्चन आया था, तो आप बता सकते हैं। आगे आएगा हमारा क्या,
सामाजिक लेखांकन, जिसे कहते हैं सोशल ऑडिट अकाउंटिंग, क्या कहते हैं सोशल अकाउंटिंग के बारे में बातचीत करें। तो वर्तमान समय में व्यावसायिक संस्थाएं, या वर्तमान समय में क्या होता है, व्यावसायिक संस्थाएं स्वयं के सामाजिक कर्तव्यों को पूरा करने के लिए, या स्वयं के सामाजिक कर्तव्यों को पूरा करने के लिए सामाजिक कल्याण की गतिविधियों को संचालित करती है। क्या करती है, सामाजिक कल्याण की गतिविधियों को संचालित करती है, जिससे ऐसी संस्थाओं को कुछ अप्रत्यक्ष रूप से लाभ भी प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं, बहुत सारे अप्रत्यक्ष रूप से लाभ भी प्राप्त होंगे। सामाजिक उद्देश्य हेतु किए गए निवेश और निवेश से प्राप्त लाभों का लेखा जोखा क्या कहलाता है, हमारा सामाजिक लेखांकन कहलाता है। यदि प्रॉपर परिभाषा पूछी जाए, जो हमारे 2016 के अंदर आई थी RS के अंदर, तो इसमें प्रॉपर परिभाषा पूछ ली थी, तो आपको इसकी परिभाषा पता होनी चाहिए कि सामाजिक उद्देश्य प्राप्त करने के लिए, क्या सामाजिक उद्देश्य हेतु किए गए निवेश और निवेश से प्राप्त लाभों का, क्या सामाजिक उद्देश्य हेतु किए गए निवेश और निवेश से प्राप्त लाभों का लेखा जोखा क्या कहलाता है, सामाजिक लेखांकन कहलाता है। अब भारत की बात करें, भारत में लेखांकन के, सामाजिक लेखांकन के प्रयास कैसे शुरू हुए। सबसे पहले आई थी हमारी सच्चर समिति। तो सच्चर समिति ने क्या किया, इस समिति के अनुसार सामाजिक लेखांकन की अवधारणा ये बताती है कि सरकार के द्वारा आर्थिक सामाजिक कल्याण की गतिविधियों का लेखा जोखा करना ही सामाजिक लेखांकन है। इनके अनुसार क्या है कि सरकार के द्वारा आर्थिक सामाजिक कल्याण, क्या आर्थिक सामाजिक कल्याण की जो गतिविधियां होती हैं उनका लेखा जोखा करना ही क्या है, सामाजिक लेखांकन कहलाएगा। मतलब राष्ट्रीय लेखांकन को सामाजिक लेखांकन कहा जाता है। क्यों, क्योंकि सरकार किसके लिए काम करती है, सरकार समाज के लिए काम करती है। तो उनके द्वारा जो गतिविधियां की जाती है, चाहे वो आर्थिक हो या सामाजिक हो, क्या आर्थिक हो या सामाजिक हो, सब सारी गतिविधियों को किस में गिना जाता है, हमारे सामाजिक लेखांकन के अंदर ही गिना जाएगा। ये कौन, किसने बताया था, सच्चर समिति है। फिर कंपनी एक्ट 2013 की बात करें, कंपनी अधिनियम 2013 की बात करें, तो अधिनियम में सामाजिक लेखांकन को कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व में कुछ चुनिंदा व्यावसायिक उपक्रमों के लिए अनिवार्य कर दिया गया। मतलब कुछ नियम कानून बना दिए गए, जिसके अंदर कुछ कंपनियां फिट होगी तो उनको पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो अधिनियम के अनुसार कंपनी के द्वारा स्वयं की गतिविधियों से, भाई वो लेन देन करती है, व्यापार करती है, तो व्यापारिक गतिविधियां स्वयं की गतिविधियों से समाज पर पड़ने वाले प्रभाव और सामाजिक लागतों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, सामाजिक लेखांकन कहलाता है। तो कंपनी अधिनियम भी इसकी अवधारणा बताती है। तीसरा आता है हमारे फोटोग्राफ अवधारणा। सामाजिक लेखांकन की इस अवधारणा में व्यावसायिक संस्था के द्वारा संचालित जो सामाजिक कार्यक्रमों की फोटो या तस्वीर समाज के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। कई बार बहुत सारी कंपनियां होती हैं, जैसे हमारे वेदांता कंपनी है, तो बहुत सारी कंपनियां होती हैं जो समाज के लिए काम करती है और समाज के अंदर काम करती है, तो उनको समाज से बहुत फ़ायदा भी होता है। क्यों, क्योंकि समाज के अंदर उनकी इमेज बिल्डअप होती है। क्या होती है, इमेज बिल्डअप होती है। कई बार क्या होती है, कई कंपनियां को जैसे बस स्टैंड बना दिया, या फिर जो पानी की कैन बना दी, पानी की टंकी बना दी, शौचालय बना दिया स्कूलों के अंदर, या बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं, किट बांट दिया, क्या कहते हैं उसको, स्पोर्ट्स किट होते हैं, इनका आयोजन कर दिया, स्पोर्ट्स किट बांट दिया, प्रतियोगिताएं आयोजन कर दी, बुक्स बांट दी। तो ऐसे कर बहुत सारे कार्य किए जाते हैं फोटोग्राफ अवधारणा के अंतर्गत। फिर बात करें सामाजिक लेखांकन के उद्देश्य क्या है, क्या सामाजिक लेखांकन के उद्देश्य क्या है, उसकी बात करें। जो कंपनी होती है, तो कंपनी के अंशधारियों और सामाजिक पक्षकारों, इनके बीच में संतुलन स्थापित करना। क्या, अंशधारियों और सामाजिक जो पक्षकार है उनके मध्य संतुलन स्थापित करना। प्रशासन में जनता की भागीदारी को सुनिश्चित करना। क्या, प्रशासन में जनता की भागीदारी को सुनिश्चित करना। जो उपलब्ध संसाधन है उनका कुशलतम उपयोग करना। जनता की शिकायतों के लिए मंत्र प्रदान करना, मंत्र नहीं मंच है, क्या है, मंच है, मंत्र नहीं है। तो जनता की शिकायतों के लिए मंच प्रदान करना। फिर आता आर्थिक कल्याण के साथ साथ सामाजिक कल्याण की भावना को भी बल देना। क्या करना, आर्थिक कल्याण के साथ साथ सामाजिक कल्याण की भावना को भी बल देना। जो स्वामीगत उद्देश्य है इनकी प्राप्ति करना, कि स्वामी जो कंपनी के लिए फ़ायदा चाहते हैं उनके जो उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति के लिए बल देना। सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता लाना, या सरकारी जितनी भी योजनाएं होती है उनमें पारदर्शिता लाना। भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना और हितधारकों के हितों की सुरक्षा करना। तो ये हमारे जो उद्देश्य हैं किसके, सामाजिक लेखांकन के, कौन कौन से, अंशधारियों तथा सामाजिक पक्षकारों के मध्य संतुलन स्थापित करना, प्रशासन में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना, उपलब्ध संसाधनों का कुशलतम उपयोग करना, जनता की शिकायतों के लिए मंच प्रदान करना, आर्थिक कल्याण के साथ साथ सामाजिक कल्याण की भावना को भी बल देना, स्वामीगत उद्देश्यों की प्राप्ति करना, सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता लाना, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना और हितधारियों के हितों की सुरक्षा करना।
तो ये कुछ उद्देश्य है। अब बात करें सामाजिक लेखांकन के फायदे क्या क्या है। सामाजिक लेखांकन के लाभ की बात करें तो उपलब्ध संसाधनों का कुशलतम उपयोग करना पहला लाभ होता है इसमें कि व्यक्ति क्या करता है, उपलब्ध संसाधन है उसका कुशलतम उपयोग हो पाता है। लोक कल्याणकारी भावना है उसको मजबूती मिलती है। क्या होता है, लोक कल्याणकारी भावना को मजबूती प्राप्त होती है। व्यावसायिक उपक्रमों की सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। क्या व्यावसायिक उपक्रम होते हैं, कंपनियां होती है, उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, जिससे उनके आगम और लाभों में भी वृद्धि होती है। जो वंचित और कमजोर वर्ग है उनका आर्थिक और सामाजिक कल्याण होता है। चिरस्थायी संपोषणीय विकास की भावना की प्राप्ति होती है। क्या चिरस्थायी जो संपोषणीय विकास है, सतत विकास, उसकी भावना में वृद्धि होती है। सरकार की सब्सिडी रूपी जो भारत में कमी और संसाधनों के अपव्यय पे रोक लगती है। मतलब यदि कंपनियां इस तरह से सामाजिक लेखांकन करती है तो इससे क्या सरकार को इस क्षेत्र में कम से कम पैसा खर्च करने की जरूरत पड़ेगी, तो सरकार को लिए तो फायदा ही है। परीक्षा में आई हुई चीज़ है कि सामाजिक लेखांकन से आप क्या समझते हैं, सामाजिक लेखांकन की कोई 3 विशेषताएं बताइए। तो 2016 के RS के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, तो आगे के टॉपिक अगले बार देखेंगे, अगले भाग में देखेंगे। तो वीडियो यदि थोड़ा बहुत भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए थोड़ी सी मेहनत कर रहे हैं, यदि आप हमारी मेहनत को अप्रिशिएट करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। तो नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। धन्यवाद।